अब आ रही है आवाज? कमेंट करके बता दो एक बार। सभी लोग कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए साउंड प्रॉपर है। हाँ, सब लोग कमेंट कर दो साउंड प्रॉपर है तो हम वापस से कंटिन्यू करें। और ऐसा कुछ अभी मैंने नहीं बताया है, केवल मैंने ये बोला है स्वरों का वर्गीकरण हमें पढ़ना है। और ये हमें इन आधार पर पढ़ना है जिसमें से 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो जल्दी से। ठीक है, अब आवाज आ रही है तो चलो स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर पे लिखिएगा, होठ की स्थिति के आधार पर, होठ की स्थिति के आधार पर। फिर आइएगा नेक्स्ट, होठ की स्थिति के आधार पर के बाद आइएगा मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के, खुलने के आधार पर। नेक्स्ट आइएगा 5वें नंबर पर जाति के आधार पर। और सबसे लास्ट में लिखिएगा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो हमें ये 6 आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ना है। ऑनलाइन वाले भी जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा। इन 6 चीजों को बहुत डिटेल में जाकर पढ़ना है, कहीं से कभी भी कोई भी क्वेश्चन उठ जाता है। अब मुझे वापस से बताओ कि स्वर क्या होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। हाँ या ना? कैसे होते हैं स्वतंत्र, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, अ से लेके आहा तक। पर हम जो स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं इतने आधार पर, इसमें हम स्वर कहाँ से कहाँ तक लेकर चलेंगे, आ से लेके औ तक। कहाँ तक? आ से लेके औ तक। अयोग वह यानी अम और अहा इसमें शामिल नहीं होंगे। क्लियर? दूसरी चीज, इसमें री ऋषि भी केवल कहाँ पर पढ़ना है हमें, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। इसके आगे फिर री ऋषि भी कहीं पर नहीं आएगा। तो स्वरों के वर्गीकरण में मैं जितने भी स्वर आपको पढ़ाऊंगी तो वो सारे स्वर हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, अ से औ तक। क्लियर? चलो जल्दी से फिर फर्स्ट हेडिंग डालिएगा, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। फर्स्ट नंबर पे हेडिंग डालिएगा, मेरे साथ साथ लिखिएगा, मात्रा या उच्चारण के, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं स्वर? तो डैश करके लिखिएगा मेरे साथ कि ये 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर या फिर उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? तो आपने शायद कभी नाम सुना हो, एक होता है ह्रस्व स्वर, लघु स्वर जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और यही किस नाम से जाना जाता है? एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके कितने सारे नाम हो गए हैं। सबसे पहले क्या है, लघु स्वर, इसे हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। हाँ, इसे हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और इसे हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा सेकंड नंबर पर दीर्घ स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर जिसे हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जिसे हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पर आइएगा पलुत स्वर। कौन सा स्वर होगा? तो तीसरा है पलुत स्वर। तो ये 3 आधार पर हमें मात्रा को पढ़ना है। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर ये 3 प्रकार के होते हैं, लघु, दीर्घ और पलुत। पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं। एक बात बताओ, लघु का मतलब क्या होता है? मैं छोटा या कम बोल सकती हूँ, बात तो बराबर ही है। तो लघु स्वर क्या होते हैं? तो वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। तो जिनके उच्चारण के में कम समय लगेगा उसे क्या कहेंगे? लघु स्वर। फिर जिनके उच्चारण में दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा या फिर ज्यादा।
तो जिनके उच्चारण में लघु से अधिक समय लगेगा उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। और जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगेगा उसे क्या कहेंगे? पलु स्वर। पहले तो फिर से आओ, लघु स्वर में क्या होगा? कम समय लगेगा, और दीर्घ स्वर में क्या होगा? इससे ज्यादा समय लगेगा। इन दोनों को पढ़ते हैं फिर उधर जाएंगे क्योंकि उसमें शब्द आते हैं। मेरे साथ साथ लिखो, शॉर्ट में लिखवा रही हूं, ठीक है? इसमें स्वरों के उच्चारण में, इसमें स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है। इसमें स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। कौन कौन से स्वर आने चाहिए? उदाहरण लिखिएगा मेरे साथ। छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री ऋषि। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो संख्या भी लिखिएगा 4, संख्या भी लिखिएगा 4, ठीक है? तो हमने क्या देखा? लघु स्वर, ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर। यहाँ पर स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। कौन कौन से स्वर होंगे? अ, ई, उ और री ऋषि। स्वरों की संख्या होगी 4। दीर्घ स्वर में लिखिएगा, इसमें स्वरों के उच्चारण में, इसमें स्वरों के उच्चारण में, इसमें स्वरों के उच्चारण में लघु से अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। बताओ क्या क्या आएगा? ओके, कौन कौन सा बताया? ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ई, ए, ओ और औ। टोटल कितने हो जाएंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। नोट करें इसे, सही सही नोट करना है ना। लघु स्वर में री ऋषि आता है, मूल स्वर में नहीं आता है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, 6वें नंबर पे लिखा है ना उत्पत्ति के आधार पर, तो वहां पे काउंट नहीं होगा, यहाँ पे आएगा। क्लियर? तो बताओ जल्दी से, लघु स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगे। दीर्घ स्वर में क्या होगा? लघु से ज्यादा समय। अब हमें कितने लेके चलने थे? अ से लेके औ तक के वर्ण, यानी कितने थे? वो टोटल 11 थे। तो 7 और 4, ये तो 11 ऐसे ही हो गए। अब तो कोई स्वर बचे ही नहीं। तो लिखिएगा पलु स्वर क्या होता है फिर? जब कुछ नहीं बचा तो पलु स्वर क्या होगा? लिखो, इसमें दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, इसमें दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। एक और लाइन मेंशन करिएगा इसमें, किसी को पुकारने, किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में, नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ पे करेंगे? जहां पर किसी को पुकारा या किसी को बुलाया जाएगा या संवादों में हम इसका प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या आएंगे? तो इसमें सीधे शब्द लिखे आते हैं। जैसे मैंने बोला राम, तो इस शब्द के उच्चारण में मुझे समय लगा। अगर मैं कहूंगी ना केवल राम, तो समय नहीं लगेगा, मुझे उसे थोड़ा लंबा खींच के बोलना होगा। तो मैं क्या बोलूंगी? राम। अच्छा एक बात बताओ, इसमें प्रभु आएगा क्या? प्रभु आएगा क्या? अभी तो नहीं आ रहा है क्योंकि समय नहीं लग रहा है। हमें क्या बोलना चाहिए? प्रभो।
एक चीज और, ये एस नहीं बना है, इसे क्या बोलते हैं? दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ये चिन्ह है, इसे क्या बोलते हैं? दीर्घ उच्चारण चिन्ह। किसी शब्द को जब लंबा खींच के कहा जाता है तो वो जो एक वर्ण है जो लंबा जा रहा है उसके लिए प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर बड़ा आ है, उसे हम खींच के बोल रहे हैं। यहाँ पर ओ है, इसे हम खींच के बोल रहे हैं। ओम आएगा क्या इसमें? बिल्कुल आएगा। ओम भी किसका एग्जाम्पल है? पलुस्वर। पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं? बराबर ऐसा लिख के देंगे और ये दोनों उदाहरण आए हैं, वो अगर प्रॉपर लिख के दिए और चिन्ह भी लगाएं तो ही आप क्या बताओगे कि वो क्या है? पलुस्वर। क्लियर? पक्का? कंफर्म? तो लघु स्वर क्या होते हैं? ऑनलाइन में सबको समझ में आ गया? हाँ जी, लघु स्वर मतलब जिनके उच्चारण में कम समय लगे। दीर्घ स्वर मतलब जहां ज्यादा समय लगे। प्लुत स्वर मतलब जहां दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे। लघु स्वर की संख्या कितनी होगी? 4। दीर्घ स्वर की कितनी होगी? 7। और प्लुत स्वर में कोई स्वर नहीं आएंगे बल्कि शब्द आएंगे। क्लियर? आगे बढ़े? ऑनलाइन वालों आगे बढ़ जाएं, समझ में आ गया? और नोट कर लिया ना सबने? अब मैं इतना लिखूंगी नहीं, बोल दूंगी, चलेगा ना? ऐसा लग रहा है छोटे बच्चे की क्लास चल रही है, एक एक लाइन लिख रही हूं मैं। बंद हो गया क्या ये? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। जीभ के प्रयोग के आधार पर, अब मैं बोलूंगी ठीक है परिभाषा। चलो हेडिंग डालो सभी। जीभ के प्रयोग के आधार पर डैश करके लिखिएगा 3। कितने प्रकार के होते हैं? तो डैश करके लिखिएगा 3। कौन कौन से होते हैं? तो नाम लिखो। सबसे पहले तीनों के नाम लिखो। एक होता है अग्रस्वर, फिर मध्य स्वर और फिर पश्च स्वर। तो अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर इसमें आएगा। नोट करो, फिर समझते हैं कि ये है क्या। तो जीभ के बारे में बात चलेगी अब, है ना? किसके बारे में बात चलेगी? जीभ के बारे में। और ये कितने प्रकार के हैं? 3। ये बताओ अग्र का मतलब क्या होता है? आगे। अग्र मतलब आगे, मध्य मतलब बीच में, और पश्च मतलब, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में, रुको 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 पहले सुन लो। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ के आगे का भाग काम करेगा उसे क्या कहेंगे? वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करेगा क्या कहेंगे? और वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग काम करेगा क्या कहेंगे? समझ गए? अभी स्वर भी देखेंगे। हेडिंग डालो अग्र स्वर और उसके बारे में लिखो। वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ के आगे का भाग काम करता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ के आगे का भाग काम करता है, अग्र स्वर कहलाते हैं। अग्र स्वर कहलाते हैं। जरा अपनी जीभ का प्रयोग करके बताओ कि आगे वाले भाग से कौन सा स्वर निकल रहा है। ट्राई करो, ट्राई करो। मुझे पता है तुम लोग कुछ अनोखी चीज बताओगे। कोई ये मत कहना चा पा का खा निकल रहा है। स्वर बताने हैं हमको, तो नहीं निकल पा रहे हैं ना? निकलेगा। हमें ट्राई करना। हमें पता है क्या लगता है, जीभ के आगे के भाग से बोला है मतलब आगे वाला हिस्सा ऐसे हिलना चाहिए। ये सब नहीं होगा ना, जीभ का आगे का हिस्सा हिलेगा ना, बीच में वाइब्रेशन होगा ना पीछे। थोड़ा सा आपको महसूस करना होगा और इस माहौल में महसूस आप नहीं कर पाओगे, शांति से कर पाओगे। पर हाँ सुनो सुनो, ये मत करना कि पेपर देने जाऊंगा तो वहां महसूस करूंगा आराम से बैठकर। याद ही करना है आपको। ये लिखें इसके उदाहरण।
छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐ। छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐ। संख्या कितनी होती है? 4। इसकी कितनी संख्या होती है? तो ये होते हैं 4। नेक्स्ट आइएगा, हेडिंग डालें मध्य स्वर। नेक्स्ट आइएगा मध्य स्वर। वेरी गुड जय। मध्य स्वर में लिखिएगा जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, मध्य स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर कहलाते हैं। बताओ कौन सा आएगा? छोटा आ। केवल एक ही स्वर आता है और वो है छोटा आ। अब जो बच गए वो सब किस में चले जाएंगे? स्पष्ट स्वर। पेपर में अगर ऐसा बनाना पड़े ना, शॉर्ट में बना लेना, कुछ नहीं होता। ठीक है, नीचे वाली इस सेक्शन में हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो लास्ट हेडिंग डालो स्पष्ट स्वर। हेडिंग डालिएगा स्पष्ट स्वर और लिखिएगा जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग काम करता है, जीभ के पीछे का भाग काम करता है, स्पष्ट स्वर कहलाते हैं। स्पष्ट स्वर कहलाते हैं। चलें बताएं क्या छोटा है? छोटा आ हो गया ना, क्या बचा? बड़ा आ। छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया। री ऋषि अब कहीं पर भी नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ऐ तो यहाँ पर हो गया, तो क्या बचा है? ओ औ। मुझे टोटल बताओ इनकी संख्या कितनी होगी? तो संख्या होगी 5। संख्या सी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संख्या सी भी क्वेश्चन आते हैं। लिख लिया? तो बताओ मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से? लघु स्वर और दीर्घ स्वर और पलु स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 होते हैं। इस पर भी कौन कौन से? अग्र, मध्य, पश्च। बस ये वाला एक ऐसा हिस्सा है जिसे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। लघु दुर्ग को नहीं करना पड़ा, समझ में आ गया, पर इसे थोड़ा सा करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइएगा, ऋषि कहीं पर भी नहीं आएगा क्योंकि मूल स्वर में भी री ऋषि को संस्कृत के अनुसार शामिल नहीं किया था। मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी थी? 10 थी ना, तो 10 थी तो 10 ही रहेगी। बस री ऋषि कहाँ पर आता है? लघु स्वर में आएगा और किसी भी हिस्से में नहीं। क्लियर सचिन? ये किसके अनुसार होता है? संस्कृत के अनुसार नहीं लिया है, इसलिए किसी दूसरी जगह पर भी नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट आओ 3rd नंबर पे। तीसरे नंबर पे लिखिएगा होठ की स्थिति के आधार पर, होठ की स्थिति के आधार पर, और होठ की स्थिति के आधार पर ये कितने प्रकार के होंगे? तो डैश करके लिखिएगा 2। ठीक है, कितने प्रकार के? 2। इसका आंसर तो आप दे सकोगे, बस मुझे एक्सप्लेन करना है। और ये 2 कौन से होते हैं? तो लिख लो। एक होता है वृत्तमुखी और एक होता है अवृत्तमुखी। एक होता है वृत्तमुखी और एक होता है अवृत्तमुखी। मतलब सबके 3 प्रकार नहीं होंगे, किसी के 2 भी होंगे, किसी के 4 भी होंगे, पर एक प्रकार किसी का नहीं होगा, है ना। चलो तो ये बताओ, पहले सुनो वृत्तमुखी और इसमें अंतर क्या होता है। जब भी किसी 2 शब्द के बीच में ऐसे अंतर करना हो, मतलब तुलना करनी हो, और किसी शब्द के शुरुआत में क्या आ जाए? छोटा अ,
तो याद रखना ये ट्रिक होती है, इसका मतलब होता है बिना। अब दो चीजों में अंतर कर रहे हैं, मतलब एक जगह काम हो रहा होगा और एक जगह काम नहीं हो रहा होगा, है ना। तो जहां पर भी छोटा आ मिल जाए समझ जाना वहां पे काम नहीं हो रहा है। तो व्रतमुखी क्या होते हैं, बात किसकी चल रही है, होठ की। वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे जो होठ है यदि वो व्रतमुखी या गोलाकार होंगे तो किस में चला जाएगा, व्रतमुखी में। और यदि गोलाकार नहीं होंगे तो किस में चला जाएगा, हेडिंग डालो व्रतमुखी। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम। अभी निकलेगा उदाहरण, खुद ही निकालोगे आप, या आपका होमवर्क है, अब भी करना है आपको। तो व्रतमुखी में लिखिएगा, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं व्रतमुखी कहलाते हैं, व्रतमुखी कहलाते हैं। चलो बताओ क्या आएगा इसमें। अच्छा छोटा आ आएगा क्या, हाँ या ना में जवाब देना। आ आया, होठ गोलाकार हुए, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ऋषि आएगा ही नहीं, ए ऐ ओ और औ। कितने हो जाएंगे टोटल, ये तो कर पाए ना। नोट करो इसके उदाहरण और संख्या भी लिखना, 4। वेरी गुड जय, वेरी गुड सचिन। तो हमने क्या देखा, इसमें होठ गोलाकार होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा अव्रतमुखी। अव्रतमुखी में लिखिएगा, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार, वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते, वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते अव्रतमुखी कहलाते हैं, अव्रतमुखी कहलाते हैं। जैसे, जैसे छोटा अ और बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐ। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, 6। संख्या कितनी होगी इसकी, तो वो होगी 6। कुछ छूटा तो नहीं ना किसी का, परिभाषा सबने लिख ली है। वेरी गुड हिमांशी मिश्रा। अब बन रहे हैं ना सबसे। और क्वेश्चन कैसे आते हैं, कुछ भी पूछ लेंगे वो, इनमें से कौन सा व्रतमुखी है। अगर वो है पूछ रहे मतलब कोई 3 नहीं होगा, है ना, और कोई एक होगा तो वो 4 ऑप्शन ही आपको ऐसे देंगे, या इनमें से कौन सा अव्रतमुखी नहीं है। कुछ भी क्वेश्चन हाँ या ना में घुमा फिरा के वो दे सकते हैं। बस आपको क्या याद रखना है, इनके वर्ड किसमें क्या आ रहा है। चलो नेक्स्ट आओ, कौन सा था, चौथे नंबर पे ना, मुख द्वार के, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, डैश करके लिखिएगा इसके आगे 4। कितना लिखोगे, 4। किसी के पास पानी है, पीने वाला पानी चाहिए, आ रही हूं मैं, जब तक उसको रख दो। मुख द्वार के खुलने के आधार पर 4 कौन कौन से होते हैं, एक होता है विव्रत, एक होता है अर्धविव्रत, एक होता है अर्ध संव्रत, और सबसे लास्ट में लिखिएगा चौथे नंबर पर संव्रत। कितने प्रकार के होते हैं, तो ये
4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के ये होते हैं, समझे इसके बारे में। हाँ सोनू सिंह, ये नहीं आएगा क्योंकि ये आगत व्यंजन का हिस्सा है ना, आगत व्यंजन का हिस्सा है, कुछ बुक में ऐड करके रखा है पर उसको ऐड नहीं करना है, ना ही वो कभी पूछा गया है ना ही पूछा जाता है। आगत व्यंजन का हिस्सा है। दूसरी चीज, वो संस्कृत के अनुसार ऐड होता है, हिंदी के अनुसार नहीं होता है। ठीक है जय सोनू। चलिए अब इनके मीनिंग सुनिएगा कि विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत और समृत में अंतर क्या है। तो विव्रत मतलब होता है, बात किसकी चल रही है, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता हो उसको क्या बोलेंगे, तो वो कहलाता है विव्रत। क्या बोला है, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुले। अच्छा, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। क्या होता है, आधा। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुले उसे क्या कहेंगे, अर्धविव्रत। अभी लिखवाऊंगी, केवल सुनो। विव्रत में क्या हुआ, मुख द्वार पूरा खुला, अर्धविव्रत में आधा खुला, अर्धसंवृत में आधा बंद रहता है। क्या होता है, आधा बंद। अजीब नहीं लग रहा सुन के कि पूरा खुला, आधा खुला, फिर आधा बंद हुआ, इन दोनों में क्या अंतर है, बहुत अंतर है। इसके स्वर अलग है और इसके स्वर अलग है। वापस से आओ, विव्रत में क्या हुआ, विव्रत में पूरा खुला, अर्धविव्रत में आधा खुला, अर्धसंवृत में आधा बंद रहा, फिर समृत में पूरा बंद। कुछ बोल के बताओ, मैं भी सीखूं जरा कुछ नई चीज। तो इसमें मुख्य द्वार पूरा बंद नहीं होता है बल्कि लगभग बंद होता है। क्या बोलेंगे, लगभग। अब पूरा बंद कर लेंगे कुछ भी ना बोल पाएंगे, ना स्वर निकलेगा ना व्यंजन, कुछ भी नहीं निकलेगा। चलो हेडिंग डालो, विव्रत। विव्रत में लिखिएगा, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है विव्रत कहलाते हैं, विव्रत कहलाते हैं। अब जरा मुझे बताओ क्या आएगा इसमें, जिसमें आपका मुख द्वार पूरा खुला, आ, नहीं, आ, पूरा मुंह खुलना है ना, तो क्या बोलोगे, बड़ा आ, क्योंकि आ में तो पूरा नहीं खुल रहा है ना। तो आंसर क्या होगा, उदाहरण बड़ा आ। संख्या कितनी हो जाएगी, नेक्स्ट आओ, अर्धविव्रत। सोनू समझ में आ रहा है तुमको, क्या समझ में आ रहा है, तुमने छुट्टी ली है आज, जॉब करते हो ना तुम, छुट्टी पे हो, कितने दिन की छुट्टी पे हो भैया। अर्धविव्रत में लिखिएगा, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है अर्धविव्रत कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है अर्धविव्रत कहलाते हैं। अर्धविव्रत कहलाते हैं, इसे थोड़ा याद रखना पड़ेगा। छोटा अ आएगा ये तो कंफर्म है क्योंकि मुख द्वार आधा खुला, और आता ही ऐ, और आता ही औ, ऐ और क्या आएगा, औ। संख्या कितनी हो जाएगी, तो संख्या होती है 3, संख्या होती है 3। तो एक में मुख द्वार पूरा खुल गया, एक में मुख द्वार आधा खुला। नेक्स्ट हेडिंग डालो, अर्धसंवृत।
अर्ध समृद्ध में लिखिएगा वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, लगभग, एक मिनट, आधा बंद रहता है। चलो तुम लोग जाग रहे थे। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है अर्ध समृद्ध कहलाते हैं, अर्ध समृद्ध कहलाते हैं। इसमें दो ही उदाहरण आते हैं, एक तो ए है और दूसरा ओ, ए ओ। लास्ट आइएगा समृद्ध। बताओ क्या बचा है समृद्ध में, क्या बचा? छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, तो क्या आएगा? छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, बाकी सब हो चुका है। तो समृद्ध में लिखिएगा वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है समृद्ध कहलाते हैं, समृद्ध कहलाते हैं। उदाहरण लिखिएगा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। संख्या कितनी हो जाएगी? 4। संख्या होगी 4। सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले कमेंट कर दे समझ में आ गया, और ऑफलाइन वालों को भी आ गया। पक्का? पूछो कोई क्वेश्चन तो बताओ। मध्य स्वर में कौन सा स्वर आता है? मध्य स्वर। ऐसे नहीं देखना है, ऊपर मुंडी करके बताओ मध्य स्वर में क्या आएगा। पक्का? क्या आएगा? छोटा। एक ही तो स्वर था। अच्छा बताओ वृत्तमुखी में क्या आएगा? जहां पर होठ गोलाकार होंगे, जैसे बड़े आ में होठ कहाँ गोलाकार हो रहे हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। बड़ा ओ नहीं, ओ औ। ठीक है, 4 होते हैं। चलो नेक्स्ट आए। अब समझना यहाँ पे संधि भी कवर हो जाएगी। 5वां है जाति के आधार पर। संधि के नियम आएंगे अब यहाँ पर, और ये कितने प्रकार के होते हैं? 2। लिखो मेरे साथ। एक होता है सजातीय। सजातीय को सवर्ण के नाम से भी जानते हैं। सजातीय यानी कि सवर्ण स्वर। और एक होता है विजातीय यानी कि अवर्ण स्वर। सजातीय यानी कि सवर्ण स्वर और विजातीय यानी अवर्ण। री से ऋषि किसी में नहीं आता है सूरज। री से ऋषि केवल आपको लघु स्वर में मिलेगा, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मूल रूप से भी स्वरों की संख्या 10 होती है। संस्कृत के अनुसार उसे कहीं पर शामिल नहीं किया है, तो हम भी नहीं कर सकते हैं, हिंदी में भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसका एग्जाम्पल बोल के बताना है? राज। हाँ हाँ बता रही हूँ ना। क्या है ये? बोर्ड पे लिख के पानी पीने लगी, 2 मिनट रुक जाओ। वो मुझसे 2 जगह ऑलरेडी पढ़ चुका है, ये मुझसे पढ़ चुका है ऑलरेडी, और वो 11th क्लास में अभी एसएससी डीडी की तैयारी कर रहा है। चलो, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर समझा दूं ना? बिल्कुल मत लिखना और बहुत ध्यान से सुनना।
एक बार यहाँ समझ गए तो संधि में हेल्प मिलेगी। अच्छा, सजातीय समान जैसा नहीं लग रहा आपको कुछ? समान, बराबर, तुल्य, तो ध्यान से सुनिएगा। सजातीय स्वर मतलब जहां समान स्वरों का मेल हो, जहां समान स्वरों का मेल हो, उसे क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। और जाहिर सी बात है फिर यहाँ पर क्या होगा? तो जहां असमान स्वरों का मेल हो, असमान स्वरों का मेल हो, उसे क्या कहेंगे? विजातीय। अब बात यह है कि सजातीय में समान बोला है, विजातीय में असमान, तो किसका मेल करना है किसका नहीं? बोर्ड पे देखो सब लोग, अभी आपकी बारी है, जितना पूछना हो पूछ लेना, क्योंकि फिर इसमें मैं क्वेश्चन करूंगी, ठीक है? तो समान स्वर में ना 3 ही स्वरों का मेल करना है। कितने स्वरों का? 3 ही स्वरों का अलग अलग प्रकार से करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे अ है, अ का मेल अगर मैं अ में करूंगी तो क्या होगा? पक्का? क्या यही एक तरीका है? नहीं, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, छोटा बड़ा मिलकर भी, और बड़ा आ छोटा मिलकर भी बड़ा आ बनता है, और बड़ा आ मिलकर भी क्या बनता है? क्या मैं बोल सकती हूँ कि अ का अ में किसी भी प्रकार से मेल करोगे, ये क्या बनेगा? बड़ा। क्लियर? ये था पहला नियम, ये था पहला नियम। दूसरा नियम देखो, नीचे लिखूं? यहाँ का तो दिख जाएगा सबको कि नहीं दिखेगा? यहाँ लिख दे रही हूँ साइड में। छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनती है? बड़ी ई। जरूरी है क्या छोटी छोटी मिले, छोटी बड़ी मिलकर भी क्या बनेंगी? बड़ी ई। बड़ी छोटी मिलकर भी क्या बनेंगी? बड़ी ई। और बड़ी ई बड़ी मिलकर भी क्या बनती है? बड़ी। ये क्या था? नियम नंबर 2। हम अ का किसी भी प्रकार से मेल कर दें, चाहे ई का, ये क्या होंगे? दीर्घ। लास्ट देखो, छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा? बड़ा ऊ। छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ। क्लियर? बस ये 3 ही नियम है। गलती से मत कह देना कि मैम ए और ए मिलकर बना दीजिए अय। अगर ऐसा होता तो मैं लिखवाती ना। अच्छा, मैं क्यों छुड़वाती इसको? तो कभी भी ना ये एक्सपेरिमेंट मत करना कि किसी का किसी से भी मेल कर देते हैं। समान स्वर में केवल इन्हीं का मेल होगा। और ये 3 किसके नियम है? दीर्घ स्वर संधि के, है ना? किसके? दीर्घ स्वर संधि। अभी एक बार फिर से समझा दूंगी सचिन, है ना? अर्धविवृत और अर्ध समृत समझा दूंगी, टेंशन मत लो। चलो अब यहाँ पे आओ विजातीय स्वर में। देखो बोर्ड पे देखो, अब हो क्या रहा है? थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हमें अ का मेल किस में करना होगा? ई में। और ये क्या बनाएगा? ए। थोड़ा सा ऊपर लिख रही हूँ ताकि जगह ज्यादा मिले। तो अगर हम अ का मेल किस में करेंगे? छोटी में, तो बनेगा ए। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका मेल छोटी ई में ही हो, बड़ी में होगा तो भी क्या बनेगा? ए। बड़े आ का मेल होगा छोटी में तो भी क्या बनेगा? ए। और बड़े आ का मेल होगा बड़ी में तो भी क्या बनेगा? ए। 4 नियम है, और ये कौन सा था? नियम नंबर पहला। नेक्स्ट आइएगा, अगर हम अ का मेल करेंगे छोटे ओ में तो क्या बनेगा? ओ। और जरूरी नहीं है कि छोटे ऊ में ही मेल हो, बड़े ऊ में होगा तो भी क्या बनेगा? ओ। बड़े आ का मेल होगा छोटे ऊ में तो भी क्या बनेगा? ओ। और सबसे लास्ट में आइएगा, बड़े ऊ का मेल होगा बड़े ऊ में, सॉरी बड़े आ का मेल होगा बड़े ऊ में तो भी क्या बनेगा? ओ। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अभी पूछूंगी, लिख लो आराम से, जितने मजा आ रहा है ना लिखने में, वो पूछूंगी तो फिर आंसर चाहिए मुझको।
नेक्स्ट आओ, अ का मेल अगर हम किस में कर देंगे, ए में, तो इनके मेल से बनता है अय। अ का मेल अगर होता है अय में तो भी क्या बनेगा, अय। बड़े आ का मेल होता है ए में तो भी क्या बनेगा, अय। बड़े आ का मेल होता है अय में तो भी क्या बनेगा, अय ही बनेगा। नियम नंबर 3। लास्ट आ जाओ, अ का मेल कर दो अब ओ में, तो ये बन जाएगा औ। अ का मेल कर दो अब औ में, तो भी क्या बनेगा, ये औ ही बनेगा। अ का मेल कर दोगे आप किस में, ओ में, बड़े आ का मेल ओ में करेंगे तो भी बनेगा औ। और बड़े आ का मेल होगा यदि औ में, तो भी ये औ ही बनेगा। ये है क्या, नियम नंबर 4। बस इतने ही नियम है इसमें, लिख लो एक बार, फिर से समझा रही हूँ। ऑनलाइन में सबको समझ में आ गया, आप लोग भी लिख लो, फिर मैं अच्छे से समझा रही हूँ एक बार और। क्या हुआ, कुछ हुआ? इसकी पीडीएफ निकलवा लेना, मिल जाएगी पीडीएफ। अच्छा, चलो लिख लिया, लिख लो आराम से, मैंने भी मेहनत करी है तो आराम से लिखो। अरे इतना तो पढ़ लो पहले, फिर नासिक अनुनासिक पढ़ाऊंगी ना, क्यों इतना लोड ले रहे हो? अभी जाति के आधार पर पढ़ा नहीं है, नासिक अनुनासिक पढ़ना है। हाँ, पढ़ाएंगे भाई, कुछ नहीं छोड़ेंगे, मत टेंशन लो। आपसे ज्यादा मुझे टेंशन है अगर कुछ छूट गया तो। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा पढ़े कि पूरे में से पूरे नंबर आए। आपको लग रहा है अभी तरीका देखे कि मैं कुछ छोड़ूंगी? चलो डन, लिख लिया ना सबने? तो सजातीय स्वर में किसका मेल करोगे, तीन स्वर का। तीन स्वर कौन कौन से हैं? एक तो अ का आ में करना है, ई का ई में करना है, और ऊ का ऊ में करना है। अब विजातीय में नोटिस करो, सभी के पहले वर्ण में क्या मिल रहा है, या तो छोटा अ या तो बड़ा, और बाद में हमें दूसरे स्वर मिल रहे हैं, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ई ऐ ओ औ। तो ये मिलके कोई तीसरा स्वर बनाएंगे। क्लियर? पक्का? मैंने कहा था मैं क्वेश्चन पूछूंगी, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैं ई का मेल कर दूं आ में, तो इनके मेल से बनता है ओ। अगर मैं ई का मेल कर दूं आ में, तो इनके मेल से बनता है ए। ठीक है, सजाती में जाएगा, विजातीय में, सजाती में जाएगा, विजातीय में जाएगा, दोनों में जाएगा, या किसी में नहीं जाएगा? विजातीय वाले हाथ खड़ा करें, और ऑनलाइन वाले भी आंसर दें। हाथ खड़े ही रखो, मिलना है तुम लोगों से। और आप दोनों क्या बोल रहे हो? तो हाथ क्यों खड़ा नहीं किया? आप क्या कहना चाह रहे हो? कुछ कहना है? कुछ भी नहीं, सजाती विजाती दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? चेक करना नोट्स में मैंने ये लिखवाया है, क्या मैंने ये लिखवाया है? तो काहे आंसर दे रहे हो विजाती? और मैंने कहा था ना मैं छोड़ूंगी क्या कुछ? ये नियम जब है ही नहीं तो क्यों आंसर दे रहे हो? इसलिए कह रही थी सुन लो, मेरी लिखने में लगे हुए थे। विजातीय में क्यों आएगा? वो पहली चीज तो ई और आ मिलके या बनता है, ए नहीं बनता। मन से दिया मैंने ये।
ये या बनता है और ये किसी में नहीं जा रहा है, ना ये सजाती में जा रहा है ना ये विजाती में जा रहा है। आ और ई होगा तब। क्या चिल्लाया अभी, क्या बोला मैंने कि तुम लोग इसे आगे पीछे नहीं करोगे। पहले वाले भाग में क्या आएगा, या तो छोटा बड़ा, क्या ऐसा कुछ आया, मैंने ये बोला है। और ये क्या है, गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यदि ये होता ना तो मैं कहाँ पे लिखवाती, यहाँ बराबर लिखवाती। इससे कोई दुश्मनी है क्या, मैं इसे छोड़ देती? बिल्कुल कोई दुश्मनी नहीं है। अगला बताओ अब सही आंसर दोगे। कॉपी मत देखना है ना, रुको। सजाती है या विजाती है? ना ये सजाती है ना ये विजाती है ना ये दोनों है। ये दोनों में से कुछ भी में भी नहीं जाएगा। लास्ट बताओ। सजाती विजाती दोनों या इनमें से कोई नहीं? इनमें से क्यों, समान है ना ये तो। समान में क्या आना चाहिए थे, केवल 3 स्वर। कौन कौन से, या तो अ, या तो ई, या तो, समझ में आ गया ना? बस एक गलती करी आपने शुरू में, पर उसके बाद आपको समझ में आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। ऑनलाइन में भी सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए। तो ये था सजातीय और विजातीय। चलो लास्ट आओ अब, टाइम है ना? है। चलो चलो चलो, लास्ट हेडिंग डालिएगा 6 नंबर पर। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? लिख लो, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक लिखिएगा मूल स्वर और एक लिखिएगा संधि स्वर। यह आपको बुक्स में नहीं मिलेगा पर पेपर में आ चुका है। तो एक होते हैं मूल स्वर और एक होते हैं संधि स्वर। मूल स्वर में लिखिएगा ये स्वतंत्र होते हैं। देखो भाई, स्क्रीन तो नहीं गई। ये स्वतंत्र होते हैं। और संधि स्वर में लिखिएगा ये मूल स्वर की, ये मूल स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। बोले जाते हैं। तो मूल स्वर क्या होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं और संधि स्वर इसी की सहायता से बोले जाएंगे। मूल स्वर के उदाहरण लिखिएगा, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ। ये किसी की सहायता से नहीं बोले जाते। कैसे होते हैं, स्वतंत्र। नेक्स्ट आइएगा, फिर क्या है, संधि स्वर। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक लिखिएगा दीर्घ संधि स्वर और एक लिखिएगा संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ में अभी हमने जो सजाती में पढ़ा था ना, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, बस यही आएगा। और संयुक्त में क्या आएगा, ए, ऐ, ओ, औ। और ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये कैसे बनते हैं, अब भी हमने सीखा कैसे बनते हैं, है ना? अब भी हमने इसे देखा है। लिख लिया? क्या लिखा हमने, ये लास्ट था। हमने जाना कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के हैं, 2। एक तो मूल स्वर है और दूसरा है संधि स्वर।
मूल स्वर, मूल मतलब होता है उत्पत्ति यानी कि उद्गम। तो मूल स्वर ना किसी पर निर्भर नहीं करते और इनकी संख्या कितनी होती है? 3। संधि स्वर की बात करें तो ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं? मूल स्वर। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक दीर्घ संधि स्वर होता है और एक संयुक्त संधि स्वर होता है। दीर्घ संधि स्वर में ये उदाहरण आएंगे, संख्या 3 होगी, और संयुक्त संधि स्वर में ये। कोई डाउट? ऑल क्लियर? पक्का? कंफर्म? ऑनलाइन में किसी को केवल संधि स्वर पूछे तो केवल संधि स्वर पूछेंगे तो बड़ा आ भी ले आना, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ। संख्या कितनी हो जाएगी? तो 3 ये 4 वो, टोटल 7। क्लियर जे? केवल संधि स्वर पूछे तो, हालांकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, जब भी पूछा है तो इन दोनों से पूछा है, पर अगर आ जाएगा तो दोनों को ऐड कर देना। चलो आगे बढ़े, टाइम है अभी। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दो, स्वर कितने थे? एक ही चीज इतनी बार पढ़ने के बाद भी गड़बड़। स्वर कितने और अयोगवा कितने? व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? चलो ये तो बहुत सही बताया, शुक्र है, लेकिन 52 होगा कैसे? कोई बताएगा 52 कैसे होगा? 10 आंसर नहीं आएगा जय। कितने? 33 व्यंजन, तो 33 और 11 कितने होते हैं? 44। 44 और 2 46। हमें कितने करने हैं? 52। संयुक्त व्यंजन केवल सुनते चलना सब लोग अभी, है ना। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने? 4। रुको, जगह कम पड़ गई। अभी भी टोटल आ रहा है क्या? नहीं, 46 हो रहे थे ना, 4 मिला दिया तो कितने हो रहे हैं? 50 हो रहे हैं। 2 अभी भी कम है। ध्यान से देखिएगा, चलो ध्यान से देखो। अब तुम्हें यहाँ पे ना थोड़ा छोटा बड़ा आना चाहिए। बोलो, छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। फिर ये याद नहीं है, और नीचे क्या आएगा? अब ठीक है, और क, ख, ग, अंगा क्या लिखा है? च, छ, ज, इया क्या लिखा है? ट, ठ, ड, ढ, अणा। फिर त, थ, द, ध। फिर ब, भ, म। फिर य, र, ल, व। फिर श, श, स, ह। फिर कितने लोगों को ये याद नहीं है? कितने लोगों को याद नहीं है? ये तो शर्माने वाली बात नहीं है, तुम लोग को नहीं ही है याद, क्योंकि होता ना तो तुम आंसर देते बराबर। कोई आंसर नहीं दे रहा था, और ये क्या, मुझे एकदम से शौक लगा कि मैं छोटा बड़ा लिख रही हूँ, क्योंकि मैं टोटल करवा रही थी। टोटल करो मेरे साथ, स्वर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। ये 2 क्या है? तो इन्हें हम बोलते हैं अयोगवा। टोटल कितने होते हैं? 11 और 2 कितने हो गए? 13। अच्छा, मैंने व्यंजन कितने लिखे हैं? 33। ये कहाँ से कहाँ तक है? क से लेके ह तक, ये कहलाते हैं व्यंजन। और इनमें भी देखो, क से लेके म तक के वर्ण को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन? जिनकी संख्या कितनी होती है? 25। यार अलावा को क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4।
ये क्या है आपके, तो ये है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है, 4, तो 33 हो गई। अब ये क्या है, तो ये है आपके संयुक्त व्यंजन, और ये कितने हो जाएंगे, 4, तो जो कि हमने लिखे हैं। अभी भी 2 कम है, और वो 2 कम कौन सा है, अगर इनके नीचे क्या लगा दें तो इसे क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। कितने हैं ये, इसे भी शामिल कर दो तो आपका टोटल निकल कर आ जाएगा। अब आ गया ना टोटल 52, भूलोगे तो नहीं, चलो नोट करो। चलो ऑनलाइन में सबको समझ में आ गया है तो कमेंट कर दो, और क्लास आज की करते हैं यहीं पर ओवर। आप दोनों लेट आए क्लास में, फंस गए थे। चलिए कल की क्लास में मिलेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो ऐसा लिखा है उसके पीछे रीजन है, हमें कल पढ़ना है। व्यंजन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हमें स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, और ये संयुक्त व्यंजन क्यों है ये हम जानेंगे। तो आज की क्लास करते हैं ओवर। थैंक यू क्लास। जा सकते हो आप लोग, अगर पानी वानी पीने जाना हो तो।